आदाब। इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक की और कानून को जानने की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज जिस कानून पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम आपने कई मरतबा सुना होगा, दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम का कानून, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, जिसे 1967 में नाफिज किया गया। उसके बाद सन 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में उसमें तब्दीलियां की गई। ये एक ऐसा कानून है जो दहशतगर्दी और भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। 2019 में जो इसमें तब्दीलियां की गई, उसके बाद इस कानून के दायरे और इसके इख्तियारात में इजाफा हुआ है। क्या है ये कानून और इसकी ज़रूरत और अहमियत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून डॉक्टर निशा धनराज दीवानी साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब श्वेतांग साहब, आपका भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले UAPA की ज़रूरत पर हम बात करते हैं और इस सवाल के साथ में डॉक्टर निशा धनराज दीवानी से जानने की कोशिश करूंगा कि हमारे मुल्क में इस कानून की ज़रूरत कब महसूस की गई और किसी भी मुल्क के लिए ये कानून, इस तरह के कानून क्यों अहम हो जाते हैं। देखिए नुमान जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से। 1967 में हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट आया था और भारत जो था 1947 में आज़ाद हुआ था। 47 से लेकर 67 तक इन 20 सालों में इंडिया में बहुत कुछ हुआ था। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ में या फिर साउथ इंडिया में कुछ ऐसी गतिविधियां थीं जो कि सेशन और सेसेशन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी या फिर उसको क्रिएट करती थी। मेरे कहने का मतलब है, सेशन होता है जहां पे एक क्षेत्र अनुदान करना और सेसेशन होता है कि उस टेरिटरी को पृथक करके अपने आप को एक नए कंट्री में कन्वर्ट कर देना। तो ये गतिविधियां बहुत ही चरम सीमा पे थी। हमें एक ऐसे लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जहां पे हम इन गतिविधियों को रोक सकें। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की ज़रूरत यहाँ पे आई। उसके बाद दूसरी सबसे अहम ज़रूरत तब आई थी जब 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो कि 1963 में हुआ था। इस जो मतलब कि अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट में एक्चुअली हमारा जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, B, C, जिसमें हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ये जो 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कवर करते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर आपका असेंबली जो आप पीसफुल तरीके से करते हैं। इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने लगाई थी, दैट वाज लाइक कि अगर पब्लिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जा सकती है, या फिर भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में है। इन 3 चीज़ों के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती है, वो हमारे अमेंडमेंट का आधार था। लेकिन अब लगाई कैसे जाए, तो लगाने के लिए हमें एक ऐसे लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो इसकी इजाज़त देता हो। तो 1967 के इस लेजिस्लेशन में इस चीज़ को कवर किया गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब 1967 का ये लेजिस्लेशन नहीं आया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेसेशन या फिर सेशन जैसी जो गतिविधियां थी बहुत ही चरम सीमा पे थी, तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था सिवाय आफ्स्पा के, जो कि 1958 का लेजिस्लेशन था। लेकिन उसमें कुल मिला के 6 सेक्शंस हैं जो पूरे तरीके से उस चीज़ को कवर नहीं कर रहे थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न 1967 में, जब उससे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ था, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, इन सब चीजों के बाद 1967 में हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया था। और ये एक्ट जो है मोटे तौर पे 2 चीजों को कवर करता है। एक, आपका अनलॉफुल एसोसिएशन, जिसको ऐसे एसोसिएशन को अनलॉफुल कैसे घोषित किया जाता है वो सारी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। और दूसरा पार्ट हमारा टेररिस्ट कब किस इंसान को टेररिस्ट मतलब डिक्लेयर किया जाता है, उसके एसोसिएशन को प्लस उसके मेंबरशिप को, फंड रेज करना, हार्बरिंग करना, ये वो चीजें हैं जिसको इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग हम ऑफेंस कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कानून के ताल्लुक से जो भी इसका बैकग्राउंड था वो भी समझाने की कोशिश की। और इसी सवाल के ऊपर मैं एक ओपिनियन चाहूँगा श्वेतांग जी से कि आज़ादी के बाद ये 20 साल का अरसा और इसके अंदर बहुत अहम कोशिश देश को जोड़े रखने की, और वहीं एक हम इस तरह का कानून भी लेकर के आते हैं, तो आपको लगता है कि देश को आगे लेकर के चलना, देश को जोड़ करके रखना, उसके लिए इस तरह के कानून की उस वक्त एक अहम ज़रूरत थी? जी, मेरा ओपिनियन तो यही है कि उस समय जो सिचुएशन थी, जैसा कि बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया कि उस समय हमारे सामने क्या
परेशानियां थी, किन चीज़ों से हम गुजर रहे थे। काफ़ी इंसर्जेंसी हो रही थी, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी अलग अलग देश के हिस्सों में। तो उनसे निपटने के लिए हमारे इस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये कानून भी हमारा जो 1967 में आया है, समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव भी होते गए हैं, काफ़ी अमेंडमेंट भी हुए हैं। और इसकी जहाँ पर देखिए, देश के जहाँ पर आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो यही एक रीज़न है कि ये हमारा एक्ट जो है बहुत ज़रूरी था इसको लाना बहुत ज़रूरी था। और आपने इसके अंदर अमेंडमेंट्स की भी बात की है। एक लंबे अरसे के बाद निशा जी इसमें अमेंडमेंट होता है। 2004 में हम देखते हैं पहला अमेंडमेंट, और 1967 में कानून आता है। आपको लगता है कि इस लंबे अरसे के अंदर काफ़ी ज़रूरत महसूस की गई कि हाँ अब अमेंडमेंट लाने चाहिए हमें, और 2004 में जब अमेंडमेंट आता है तो उसका क्या रीज़न है उस वक्त? देखिए, जब 1967 में कानून बना था, उसके बाद 1972 में इसमें चेंज आया था। क्यों? क्योंकि सेशन और सेसेशन जैसी जो दो शब्द थे वो प्रॉपर तरीके से ना एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, तो उसको एक्सप्लेन करने का पूरा प्रोविजन उसमें डाला गया। 1986 में इसको फिर से चेंज किया गया, जिसमें अनलॉफुल एसोसिएशन की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड किया गया। उसके बाद जाके 2004 में टाटा और पोटा जैसे जो मतलब की लेजिस्लेशन हमारे 2001 में बने थे वो रिपील हो चुके थे। लेकिन जो रिपील हुए थे उनके इंपॉर्टेंट मतलब की जो उन लेजिस्लेशन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उनके इफेक्ट को मतलब की बनाए रखने के लिए 18A 18B जैसे जो प्रोविजन से इस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में डाले गए थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन था 2004 में हमने इसको क्यों अमेंड किया था। हालांकि 2008 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ था जब मुंबई अटैक हुआ था जी। तो वहां पे सबसे मोटा जो अमेंडमेंट था वो ये था कि जो पहले 90 दिन डिटेंशन होता था वो बढ़ के 180 दिन हो चुका था जी। उसी के साथों साथ उस 2008 में हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होना ऊपा के केसेस में वो मतलब एक्सपेंड कर दिया गया था। यानी इस कानून के जरिए एनआईए को भी पावर्स मिली। बिल्कुल, और 2019 में तो पूरी पावर जो एनआईए को बिल्कुल फ्रंट उस पर दे दी गई थी। तो 2008 के बाद हमारा जो नेक्स्ट चेंज हुआ था 2012, जो कि आपने एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद सीधा 2019 में जो चेंजेस आए थे। तो 2019 में सीधा कहा था कि पहले एसोसिएशन को जो है हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते, जो इसके शेड्यूल 1 में भी दे रखी है। लेकिन एसोसिएशन के अलावा की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। ये 2019 के बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में से पहला पॉइंट था। उसके बाद जैसे कि मैंने सबसे आखिरी अमेंडमेंट जिसको हम कह सकते हैं 2019 का। बिल्कुल ये वही चीज थी। उसके अलावा बेल प्रोविजंस को लेके इसको थोड़ा सा सेक्शन 43 क्लॉज टी सब क्लॉज 1 को इसको टाइट किया गया था कि बेल एकदम नहीं मिलेगी। अगर कोई प्रिमा फेसाई एविडेंस ऐसी आ गई है जहां पे उस बंदे का मेंबरशिप, एसोसिएशन या फिर कुछ ऐसी पुख्ता सबूत है जिसके थ्रू उसका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, इनसाइट किस तरीके से किया, ऐसी एविडेंस अगर कोर्ट के पास है तो बेल पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीजों के लेके 2019 के अमेंडमेंट्स बहुत ही प्रमुख रूप से काउंट किए जाते हैं। 2019 के अमेंडमेंट की आपने बात की, और इसके अंदर जो सबसे अहम लफ्ज़ है उस पर भी हम गुफ्तगू करना चाहेंगे श्वेतांगी से, कि जब हम इस कानून की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लफ्ज़ आता है इसके अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़। आखिर कानून के मुताबिक क्या हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़? देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है उसको आज की डेट में। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में ये आता है कि आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या आप किसी टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है और जहां पर जान हानि का खतरा है कि काफ़ी अगर मतलब ये चीज़ बाहर गई या अगर पब्लिक ने इसको फॉलो किया जो भी बोला गया है, तो उस चीज़ के लिए आपको जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट जी। तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा डॉक्टर निशा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम जो आपने जिक्र किया कि अनलॉफुल असेंबली, क्या कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना किसी बात के लिए कहीं पर भी उसको भी हम अनलॉफुल असेंबली करार दे सकते हैं इस कानून के तहत, या कुछ उसके अंदर कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं जिनका सामने आना ज़रूरी है? देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई हैं। असेंबली फॉर्म करना, असेंबली में पीसफुल तरीके से करना, ये हमारा आर्टिकल 19 में के तहत कवर होता है। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे वो अनलॉफुल असेंबली किसी भी तरीके से भारत की एकता, अखंडता, उसकी सिक्योरिटी को लेकर एक थ्रेट बन चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं वो अनलॉफुल असेंबली या उसका एसोसिएशन किसी ना किसी तरीके से एक अनलॉफुल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा मतलब कि ये लेजिस्लेशन काउंट हो जाता है। तो हम इन चीज़ों को मना करते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग इस लेजिस्लेशन को जो
देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि कोई पर्सनल आदमी है, मतलब इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, या कोई और अगर एसोसिएशन है उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वहीं एक 2013 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें काफ़ी चीज़ें और इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, ऑफिस है। तो इसका ना स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है इन चीज़ों को लेके, कि मतलब आप किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और आप किसी भी एजेंसी से आप इसमें आप अगर मतलब पर्सनल तौर पे अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, या कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो खाली दो नहीं है कि खाली एसोसिएशन या इंडिविजुअल, इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं 2013 के अमेंडमेंट के बाद। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये सब मिला के हमारा एक UAPA बनाया गया है, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी आदमी किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू कोई भी देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है, तो वहां पर सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। मैं नौवान जी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। सर ने बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी तरीके से 2013 के अमेंडमेंट को यहाँ पे काउंट कर दिया। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि 22A, 22B, 22C इस लेजिस्लेशन में ऐड किए गए थे। इसके अकॉर्डिंग 10 साल का पनिशमेंट, चाहे वो कोई डायरेक्टर है या फिर ऐसा पर्सन जो कि उस वक्त उन गतिविधियों को कंडक्ट कर रहा था या उसके हाथ में उन गतिविधियों का संचालन रहा, मैनेजमेंट रहा, उनको जो है इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जा सकता है। पनिशमेंट की अगर बात की जाए तो 10 साल का पनिशमेंट, फाइन कैन ऑल्सो बी इम्पोज, जो फाइन है आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लग सकता है। फाइन को यानी यहाँ तक रखा गया है। बिल्कुल। और इसी के कम से कम सजा इसमें 10 साल। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथों से एक और सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन 23। जितनी पनिशमेंट यहाँ पे ऊपर में दे रखी है, यहाँ पे पनिशमेंट इंक्रीज भी की जा सकती है। क्या सिर्फ शतांगी पनिशमेंट ही इंक्रीज की जा सकती है, या इसके अंदर जो ये 180 दिन की रिमांड है? एक तो मैं ये भी चाहूँगा कि दोनों कानून में आप फ़र्क बताएं कि अगर किसी दूसरे कानून के तहत कोई जाता है तो 90 दिन, और इस कानून के अंदर 180 दिन। क्या इन 180 जो दिन है इनको बढ़ाया भी जा सकता है? नहीं, 180 दिन को बढ़ाने के लिए फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बट जो एक प्रोविज़न दिया हुआ है 180 दिन का, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 180 दिन के अंदर एक चार्जशीट फाइल हो ही जाती है, और उसमें एक प्रावधान रखा जाता है, आखिरी में लिख दिया जाता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए टाइम ले लिया जाता है। होता क्या, देखिए इन केसेस में क्या होता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है बहुत बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी होती है, तो आप एक दिन में या एक महीने में आप हर आदमी को ढूंढ के निकाल के आप सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा दायरा विदेशों तक जाता है इस इन्वेस्टिगेशन का, और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, तो उनका सारा खंगालना, रिकॉर्ड खंगालना और ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने में हमको थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो प्रावधान यही है कि 180 दिन में तो आपको करना ही करना है। ये स्पेशल एक्ट है तो इसके स्पेशल प्रोविजंस भी है, तो इसलिए आपको 180 डेज़ का टाइम फॉलो करना है। लेकिन अगर आपकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो आप कोर्ट से परमिशन लेके सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए समय ले सकते हैं, और फिर आप इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रख सकते हैं। आपने कहा कि दायरा इसका एक बड़ा होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक के भी शामिल होते हैं, या उन ममालिक के अंदर बैठी हुई कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। तो क्या ये कानून दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रखता है, वहां पर भी नाफिज होता है, खासतौर से उन ममालिक में जहां से हमारे देश के मुआहदे हैं, हमारे समझौते हुए हैं, हमारी ट्रीटीज़ हैं उनके साथ? तो क्या हमारे ये कानून वहां तक भी उन लोगों की गिरफ्त के लिए काफ़ी होगा? ये बिल्कुल काफ़ी होगा। हमारी काफ़ी देश कभी अभी हो भी रहा है कि जिस जिस देश से हमारी ट्रीटीज़ हैं, तो वहाँ से हम लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके हम वापस अपने देश में ला रहे हैं जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी ट्रीटी है वहाँ तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और अब 2019, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई 2019 में जो अमेंडमेंट हुए थे, तो इसका NIA का स्कोप जो है ना वो बढ़ गया है, और उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में। तो उनके पास बहुत अच्छी NIA एक्ट में बहुत अच्छी पावर्स है उनके पास इन्वेस्टिगेट करने की और चीज़ों को आगे बढ़ाने की, कि किस दायरे में हम जा सकते हैं, कहाँ से हम एक्यूज़ को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं और कैसे वापस अपनी कंट्री ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें NIA एक्ट में भी हैं और ये एक्ट भी सपोर्ट करता है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये एक्ट ऐसा ही शुरुआत में ही इसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर आप बाहर बैठे भी कोई गतिविधि कर रहे हैं देश के खिलाफ, तो यही माना जाएगा कि आप इस देश के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो कि आप अगर किसी बाहर की कंट्री में है वहाँ पर आपको जो मिल सकता है।
अक्सर हमने इस तरह के मामले देखे हैं, डॉक्टर निशा से जानने की कोशिश करूंगा कि जहां हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जहां उन्होंने अपने यहाँ के मुजरिमों को दूसरे ममालिक में जा कर के ना सिर्फ तलाश किया बल्कि उनके ऊपर वो मुकदमात भी चलाने में कामयाब हुए, उनको अपने यहाँ भी लिया है। तो क्या इस तरह के कानून, यूएपीए के जैसे ही कानून हर डेवलप्ड नेशन या अंडर डेवलप जितने भी मुल्क हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो जाते हैं, और कितना एक देश को महफूज रखने के लिए इस तरह के कानून ज़रूरी हैं अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे ममालिक से? तो देखिए हमारे पास ऐसा कई बार, मतलब कि इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं। वैसे तो डेवलप नेशंस की बात की जाए या फिर किसी भी कंट्री की बात की जाए, अगर वहाँ से वो टेररिस्ट या मतलब कोई भी जिसने क्राइम कमिट किया वो भाग जाता है तो हम उसको भगोड़ा घोषित करते हैं। हमारे इंडिया में एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट है जी, उसके अकॉर्डिंग हमने कई सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज साइन कर रखी हैं। इन ट्रीटीज़ को साइन करने के अलावा हमारे पास 48 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने MOU साइन कर रखे हैं। इनमें हमारे रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल नोटिस, ये सब जारी किए जाते हैं। 48 से 72 आवर्स तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन है या फिर कुछ भी है उसके लिए हमारे पास पूरे तरीके से, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, हमारा PMLA, कई सारे केसेस में PMLA हमारा एंड प्लस आपका फेमा का लेजिस्लेशन, ये कुछ ऐसे लेजिस्लेशन है जहाँ पे पूरे तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू अगर फंड रेज हो रहा है जिसका पूरा का पूरा पैसा जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसा आ रहा है, या फिर उसका कुछ आत पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात की गई है। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है हमारे यहाँ मतलब कि कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के पास जाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस के थ्रू कवर होके, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है इनको क्या कहते हैं, सरेंडर करवाना या फिर किसी भी तरीके से उनको पकड़ने वाला जो काम है इन 3 लेजिस्लेशन के थ्रू बखूबी तरीके से निभाया जाता है। आपने इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या इसके अंदर एक सवाल एक भी उभर के आ रहा था, और वो मेरे जहन में भी था कि अगर हम उसकी स्मगलिंग की बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो क्या उस तरह की सरगर्मियों पर भी ये कानून लागू होता है? श्वेतांग जी, अगर जैसे कि अभी मैम ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि भाई आप अगर वो अगर आपका जो पैसा है वो आप इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि टेरर फंडिंग, जैसे हमारा एक शब्द यूज़ हुआ है इसमें टेरर फंडिंग, कि अगर आप वो टेरर प्रमोट करने के लिए या देश में कोई भी चीज़ अनरेस्ट फैलाने के लिए अगर वो अमाउंट, मतलब जो भी पैसा है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसमें कवर हो सकता है। और उसमें और भी प्रावधान है, जैसे आपके अटैचमेंट के ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर एक्ट के अंदर दी गई हैं। जी, और इसी सवाल पर मैं निशा जी से भी ओपिनियन चाहूँगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग एंड ऑल, इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं जो नशे के ताल्लुक से हैं, क्या उन तमाम एक्टिविटीज़ को भी इसी कानून के तहत कवर किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है, चाहे आप पहले पार्ट को लीजिए या फिर सेकंड पार्ट को लीजिए, मेरे कहने का मतलब चाहे आप चैप्टर 2 की बात कीजिए जहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के फंडिंग के रेजिंग की बात हो रही है, या फिर टेररिज्म में जहाँ पे चैप्टर 4th और 6th काउंट किए जाते हैं इस पूरे लेजिस्लेशन के, वहाँ पे भी फंडिंग को रेज करना, फंडिंग को मतलब कि इंक्रीज करना, इन सब चीज़ों के बारे में। फंडिंग आ कहाँ से रही है? फंडिंग आ रही है आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के थ्रू भी, मतलब कि वहाँ पे जो क्राइम्स कमिट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, वो पैसा जाएगा कहाँ पे? वो पैसा जो है बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के लिए, स्लीपर सेल्स को बनाने के लिए, जिसके ऊपर NIA पूरे तरीके से काम कर रही है। कई सारे केसेस हमारे पास 24 के, जहाँ पे चार्जशीट के साथ इन सब चीज़ों को दिखाया गया कि किस तरीके से आपके PMLA के मैटर्स आर वेल कनेक्टेड विद आपके ये UAPA के केसेस के साथ। इसी के साथों साथ जैसे सर ने एक पॉइंट बताया था कि देखिए ये जो पेनल्टी वाले प्रोविजंस हैं वो हमारे चैप्टर 4th में और 6th में तो दे रखे हैं, लेकिन इसी के साथों साथ चैप्टर 5th भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 4 तरह के ऑर्डर्स जो है कोर्ट पास कर सकती है। एक आपका अटैचमेंट, इस अटैचमेंट के ऊपर NIA 2019 के अमेंडमेंट्स के बाद मत के अटैच कर सकती है प्रॉपर्टीज को, लेकिन अटैचमेंट करने के लिए उनको अपने डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म करना मस्ट है। उसी के साथों साथ दूसरा हमारा आता है, और ये एक और चीज है हमारे पास सेक्शन 33। क्या अटैचमेंट में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी या उसके परिवार की भी प्रॉपर्टी? देखिए, परिवार की प्रॉपर्टी के लिए ऐसा होता है कि लोग साथ ही रह रहे होते हैं या उनके फादर के नाम है, बिल्कुल, या बिल्कुल, मदर के नाम वो प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट को भी कवर करना चाहती हूँ। देखिए, इस लेजिस्लेशन के अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है सफेमा, जो स्मगलिंग थ्रू फॉरेक्स या फिर आपके टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर काम करता है। तो सफेमा को उसके साथ ऐड करके आप उनके
रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी, इनफैक्ट उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हो, और टू द वैल्यू, टू द अमाउंट जितनी प्रॉपर्टीज का नुकसान आपने इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को करने में किया है, पहली बात। दूसरी बात है हमारा, अच्छा ये जो हमारा अटैचमेंट का ऑर्डर होता है ये हमेशा उन केसेस में मतलब दिया जाता है जहाँ पे केसेस पेंडिंग है, लेकिन जहाँ पे कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आपका मतलब कि वो दोषी करार हो गया, गिल्टी करार हो गया, तो यहाँ पे यही ऑर्डर जो है आपका फॉरफीट में बदल जाता है, यानी कि अब हम इसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर लेंगे। फॉरफीट करने के बाद मान लीजिए कि, और फॉरफीट करने का एक और मकसद होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी जो सुपुर्द कर दी जाती है। अब जी, ये सेक्शन 33 की बातें हैं सारी। उसके बाद तीसरा आता है सीज। सीज करने का है कि जहां पे कुछ काउंटरफिटिंग हमारे कुछ ऐसे मतलब कि ऑफेंसेस होते हैं जो कि हाई क्वालिटी वाले होते हैं, जहां पे काउंटरफिटिंग कॉइन्स का मतलब कि मसला जो है आ जाता है, तो यहाँ पे सीज कर दिया जाता है प्रॉपर्टी को। ये 4 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी बीच में अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो कि टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देंगे। तो ये 4 जो शब्द होते हैं हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पीएमएलए का मैटर है, चाहे वो आपका यूएपीए का मैटर है, या फिर वो आपका फेमा का मैटर है। पहला अटैचमेंट, दूसरा फॉरफीचर, तीसरा हमारा सीज करना, और चौथा कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन इनफैक्ट उन केसेस में पास किया जाता है कोर्ट के थ्रू ऑर्डर जहां पे प्रॉपर्टी को तब तक हम जब्त करके रखेंगे, अपने पास रखेंगे जब तक इस पूरे केस का जो है मतलब कि ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए जब तक। बिल्कुल, यानी ये तमाम चीजें वो हैं जिनका जानना और समझना बहुत सबके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि इस कानून की बारीकियों को हम समझ सकें। यूएपीए की आज हम बात कर रहे हैं और इस पर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, ब्रेक के बाद बातचीत यूं ही जारी रहेगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं यूएपीए कानून की। जी हाँ, गैर कानूनी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम का कानून। अब इसी मुद्दे पर जो आज हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं उनके सवालों को शामिल करेंगे। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी, आप पूछ सकते हैं दोबारा। सर, what is your opinion in the delay of the grant of bail in the UAPA matter, sir? जी, एक बेल का एक बड़ा अहम मसला होता है इसके अंदर, और इन कवानीन को भी सख्त किया गया। मैं चाहूँगा इस सवाल के ऊपर शैतान जी अपनी राय रखें। देखिए, इस सवाल का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ, जो मैंने पहले कुछ आंसर किया था उसमें मैंने इस सवाल का उत्तर दिया था। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। और डायरेक्ट एक तो पूरा का पूरा केस बेस्ड होता है कॉन्स्पिरेसी पे, और कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। हमारे पास सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं इस चीज़ को लेके। तो उस कड़ी को जोड़ने के लिए, क्योंकि कानून ये भी कहता है कि आपकी सारी कड़ियाँ जुड़ी होनी चाहिए, अगर एक भी कड़ी कहीं आप छूट रही है तो आपको कोई केस में लाभ नहीं मिलेगा प्रोसिक्यूशन साइड से, गवर्नमेंट साइड से। तो इसलिए उनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने में समय लगता है, और सोर्सेज उनको ढूंढने में कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको अकाउंट डिटेल्स भी देखनी है, आपको जो इंडिविजुअल्स हैं उनके घर जाके भी देखना है, और उनके साथ साथ कौन कौन है उसको भी देखना है, कहाँ कहाँ लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था दिल्ली में ब्लास्ट का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अगर आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे तो आज भी उसमें एक गिरफ्तारी हुई है। तो थोड़ा समय लगता है। इस वजह से अब ऐसे में अगर आप उस इंडिविजुअल को बेल दे देंगे तो
परेशानी हमको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि बाहर जाके वो किसी से मिलना या किसी को कुछ खबर देना प्रभावित कर सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है और वो असरअंदाज ना हो, इसकी वजह से उसके जो इस तरह के इंतजाम किए गए इस कानून के अंदर। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। जी, क्या नाम है, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या इस यूएपीए में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का एक लॉ है, क्या इसमें कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए जिससे जो ट्रायल है वो थोड़ा स्पीडी ट्रायल की तरह मूव हो सके? स्पीडी ट्रायल की बात की गई, दोनों ही एक्सपर्ट से मैं इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर निशा से जानना चाहेंगे कि स्पीडी ट्रायल के लिए क्या गाइडलाइंस ज़रूरी है? देखिए, ये एक लेजिस्लेशन है जिसे हम स्पेशल लेजिस्लेशन कहते हैं, एंटी टेरर लॉ के नाम से। लेजिस्लेशन ये एंटी टेरर लॉ के नाम से, जैसे सर ने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि कई बार ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, कहीं व्यक्ति से लेकर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री के बाहर तक कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग बाहर से आ रही होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सर ने बताया, बेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसी के साथों साथ क्या हम स्पीडी ट्रायल का प्रोसेस कर सकते हैं? तो स्पीडी ट्रायल यहाँ पे बहुत ही मुश्किल मतलब कि माना जाता है, हालांकि ये एक चैलेंज है जो आता है और चैलेंजेस के साथ, लेकिन स्पीडी ट्रायल इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं वो भारत की एकता, अखंडता, सिक्योरिटी या फिर ऐसी गतिविधियां जो कि भारत के लिए खतरा पैदा करती है, उन सब चीज़ों के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सर ने बताया, आपको 180 डेज में कंप्लीट होना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे तो स्पीडी ट्रायल बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी, अब शतांग जी से जान लेते हैं, क्योंकि अदालत में इस तरह के मुकदमे आते ही हैं, तो किस तरह लगता है आपको कि स्पीडी ट्रायल इसमें क्या मुमकिन नहीं है, या अगर होना चाहिए तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए? नहीं, स्पीडी ट्रायल अगर देखिए मुमकिन है करना, अगर कोर्ट करना चाहेगा तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने मुकदमे पेंडिंग हैं और बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से, तो किसी को स्पेशल आप उसको इसके ट्रायल को आगे लाके और उसको आप प्रमुखता से करेंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए सबके लॉयर्स हैं, वो भी अपने आर्गूमेंट्स रखते हैं, वो अलग अलग एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रायल में हम लोग फाइल करते हैं, तो उस वजह से डिले होना स्वाभाविक है। और ये कभी कभी ऐसा नहीं है कि कोर्ट की वजह से डिले हो रहा है या सरकार की वजह से डिले हो रहा है, एक्यूज की वजह से भी डिले होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमको सामने रखनी पड़ती है कोर्ट के। भाई उसको भी अधिकार है कि ये कोर्ट को दिखाने के लिए, कोई भी मान लीजिए अगर इस किसी के एक्ट में कोई भी अरेस्ट हुआ है तो उसको भी अधिकार है अपना पक्ष रखने का, क्योंकि उसको भी बाहर आना है, उसको भी बेल चाहिए, तो वो पक्ष रखने के लिए कैसे रखेगा? वो भी ट्रायल कोर्ट के सामने जाएंगे, वो भी अपनी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे, तो इन सब चीज़ों में प्रोसीजरल डिले तो होता है और ये हर केस में होता है, ये कोई स्पेशल ये केस नहीं है यूएपीए जिसमें ये डिले हो रहा है, काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसमें डिले होता है ट्रायल में। तो ये तो मुद्दा अलग है कि हम इसको स्पेशल प्रेफरेंस दें, तो वो तो नहीं हो सकता है आज की डेट में। स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती और दीगर मुकदमों की तरह इसमें भी वही वक्त लगता है जिस तरह से आमतौर पर मुकदमों में देरी हो रही है। क्या नए कवानीन के आने के बाद, जिस तरह से हमने देखा कि जब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे सामने आए श्वेतांग जी, क्या उसके अंदर जो हमने देखा कि बहुत सारे मामलात के अंदर एक टाइमलाइन की बात की गई है कि इतने समय के अंदर इन मामलात का हल हो जाना चाहिए, क्या उससे इस तरह के मामलात को भी जल्दी निपटाने में हमें कुछ मदद मिलेगी? देखिए, मैं इसमें आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी ऐसे कानून हैं जिसमें टाइम लिमिट दी हुई है, जैसे हम उपभोक्ता कानून है, या आप ये जो आजकल इंसॉल्वेंसी का कानून है, ये सारे कानून हैं, लगभग सब में एक एक टाइम लिमिट दी हुई है कि आप इतने टाइम में आपको ये मुकदमा ख़त्म करना है। लेकिन फिर मैं बात अपनी वही यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुकदमों की पेंडेंसी इतनी है कि उस वजह से हम किसी भी केस को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप एक केस को प्रेफरेंस देंगे तो बाकी के 10 केस वो पीछे चले जाएंगे। और सबको जो है, सबको न्याय चाहिए, हर व्यक्ति को आज हमारी कंट्री में न्याय चाहिए, तो हम किसी के साथ अन्याय करके किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं, वो भी गलत होगा। लेकिन इस तरह के मामलात में जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ कानून के अंदर इस तरह के रास्ते दिए गए हैं जिससे कि वो अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर सकें, अगरचे वो निर्दोष हैं और अगरचे वो दोषी हैं तो उनके लिए पूरा सख्त इंतज़ाम किया गया है? तो अगर हम विक्टिम के नज़रिए से इस कानून को देखना चाहें तो डॉक्टर निशा क्या कहना चाहेंगी? देखिए, विक्टिम के नज़रिए से तो हमारे पास एक चीज़ ये रहती है कि अगर आप देखेंगे हमारे पास जैसे सेक्शन 39 की अगर मैं बात करती हूँ
तो अगर किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना दिया जाता है तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाउ ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ऐसी कोई एविडेंस उसके पास है जिसको वो जमा करके ये शो कर सकता है कोर्ट को, मतलब कि हाउ ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको करना है। तीसरी बात है कि क्या कोई व्यक्ति जिसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, क्या वो अपने आप को डीनोटिफाई कर सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्केड्यूल 1, 2 या 3 या 4 में डाल दिया गया है, क्या वो अपने आप को डीनोटिफाई कर सकता है? कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिव्यू कमेटी बैठती है और वो रिव्यू कमेटी जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी जो है प्रक्रिया करती है, अपना डिसीजन देती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि विक्टिम के लेवल पे है। इसी के साथों साथ एक और चीज़ है जो भी मतलब कि हाल फिलहाल के केसेस में नज़र आया है कि मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जब डील कर रहा था जब ये अनलॉफुल उसमें नहीं था। तो देखिए, अगर ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट बनता है तो प्लीज़ आप अपनी एविडेंस के थ्रू ये प्रूव करो कि जब आप इसका पार्ट थे तब ये अनलॉफुल मतलब कि एसोसिएशन में नहीं था या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उसमें नहीं था, या फिर जब ये डिक्लेयर हुआ तो मैंने इससे अपना एसोसिएशन छोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जिसको आपको कोर्ट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथों साथ मैं विटनेस पे भी प्रकाश डालना चाहती हूँ जी। कई बार इन केसेस में ये लगता है कि विटनेस जो है बिल्कुल टैंपर कर दिए जाते हैं। तो सेक्शन 22 है, यहाँ पे 3 साल का पनिशमेंट है, जो कि अगर किसी विटनेस को मतलब कि क्या कहते हैं उनको कोर्ट में आने से रोकते हैं या फिर डराया धमकाया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। उसी के साथों साथ हमारे पास एक और है कि जहाँ पे विटनेसेस की आइडेंटिटी का डिस्क्लोज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की एविडेंस बहुत मैटर करती है इन केसेस में। तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर विटनेसेस के साथ मतलब कि कहने का मतलब है कि जो प्रोटेक्शन स्कीम है जो हमारे बीएनएसएस के थ्रू भी आ गई है तो उसको भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। जी श्वेतांग जी, कितना अहम है। कई देखा जाए तो प्रोविजंस पर डॉक्टर निशा धनराज ने रोशनी डाली। आपके नज़दीक वो कौन कौन से प्रोविजंस अहम हैं जिनका जानना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है? देखिए, प्रोविज़न तो इसमें मैं एक चीज़ जो अभी मैम ने बोला, मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन हमारे पास कम है, क्योंकि आपको कोर्ट जाने से पहले सरकार के थ्रू होकर गुजरना होगा। अब जैसे सेक्शन 35 है, आप सरकार के पास जाएंगे, पहले आप एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है जिसके अपॉइंटमेंट्स भी सरकार ही करेगी। तो आपको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होगा, उसके बाद ही आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ना कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर इसमें जो है बाईपास किया गया है और सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है ये डिसाइड करने के लिए। और पहले क्या होता था, कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा कोर्ट ये बोलता था इफ़ यू हैव रीजंस टू बिलीव, अगर आपके पास है कोई ऐसा मटेरियल है कि आप दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, तब आप कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर पहले सरकार डिसाइड करेगी। वो अगर उनको ये भी लग रहा है, खाली लग रहा है होने से भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर सरकार को ये कहीं से भी प्रतीत होता है कि आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं या आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो सरकार विरोधी है, तो वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव करे कोई इंसान के उसका किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, या जब संबंध था भी जैसे मैडम ने कहा तो उस वक्त तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक पीसफुली काम कर रही थी, उसका किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? कैसे कोई प्रूव कर सकता है? मैं आपसे श्वेतांग जी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक वकील के नाते आप शायद इस पर ज़्यादा अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं। वो लोग जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात अगर लग जाते हैं तो वो किस तरह से इस पर साबित करें, अपना बचाव कैसे कर सकते? तो उसमें आपके लिए हमारे पास देखिए ट्रायल हमारा हो नहीं रहा है, तो उसके पास हमारे पास क्या है कि हम 35, 36, 37 जो हमारे पास सेक्शन 35 और 37 के जो प्रोविजंस हैं उनको करने के बाद फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ हम पिटीशन लगा सकते हैं कि भाई हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमको गलत तरीके से इस केस में पकड़ा गया है। और कोर्ट के पास 226 में बहुत ज़्यादा पावर होती है, हाई कोर्ट के पास कि बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको वहाँ से बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न भी है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि ट्रायल चलने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ होती है, इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत बड़े स्तर पे होती है।
तो वो सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है और ट्रायल स्टार्ट होने में भी टाइम लगता है। तो उससे हमारे पास एक रास्ता है कि हम हाई कोर्ट जाके, लेकिन उसके लिए भी आपको 35 और 37 से गुजरना होगा। उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कोर्ट को दिखाते हुए कि देखिए हमने सरकार को भी दिखाया, सरकार ने नहीं देखा, तो अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप इस पे संज्ञान लें और हमको रिलीफ दें। तो हाई कोर्ट वो सारी चीज़ें देखेगा और उस हिसाब से रिलीफ देगा। 35 और 37 को थोड़ा और अगर आप एक्सप्लेन कर दें ताकि जो इस वक्त व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जान सकें कि किस तरह से 35 और 37 के जरिए उसके बाद में फिर वो आगे हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले आपको सरकार के पास जाना होगा और आपको ये बोलना होगा कि देखिए मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेक्शन 35 यही कहता है, डी नोटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले सरकार के पास जाना होगा। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर सरकार देखेगी, अगर सरकार को लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा सेक्शन 36 में। 35 में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, 36 में आपको डी नोटिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है। और 37 में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अभी भी आपका इन्वॉल्वमेंट है तो रिव्यू कमेटी के पास आप जा सकते हैं 37 में, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और 2 और अन्य मेंबर जो कि सरकार द्वारा ही अपॉइंट किए होते हैं, वो आपका केस सुनेंगे। और इसमें एक प्रावधान ये भी है कि किसी सिटिंग जज को भी इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है रिव्यू कमेटी का, विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, कि अगर वो उनसे परमिशन लेके आप उनको बना सकते हैं। फिर वो अगर डिसाइड उन्होंने आपके फेवर में डिसाइड कर दिया तो आप वहाँ से आज़ाद हैं, अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट में डिसाइड किया है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। रिव्यू कमेटी का किरदार और उसकी अहमियत पर मैं चाहूँगा डॉक्टर निशा जो हैं वो ज़रूर बताएं कि ताकि हम ये जान सकें कि जो रिव्यू कमेटी होती है उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे और वो किस तरह से उसकी पावर्स क्या हैं, किस तरह वो इस तरह के मामलात के अंदर एक हल पेश कर सकती है। देखिए, रिव्यू कमेटी का तो बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहले इसका कंपोजिशन जो है या तो रिटायर्ड जज रहेंगे या फिर सिटिंग जज रहेंगे हाई कोर्ट के। इसी के साथों साथ यहाँ पे 3 क्वालिफाइड मेंबर्स को इंक्लूड करके जो है रिव्यू कमेटी का गठन किया जाता है। अब आता है इसकी पावर्स। इसकी पावर्स जो है सेक्शन 35-36 में बहुत ही अहम आ जाती है। किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको स्केड्यूल 1, 2, 3, 4 में नोटिफाई कर दिया गया है कि आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट गतिविधियों के साथ डील करते हैं, किसी पर्सन को इंक्लूड किया गया है 2019 के अमेंडमेंट्स के साथ, इसको डी नोटिफाई करने के लिए रिव्यू कमेटी जो है अपनी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट सबमिट करती है। इस रिपोर्ट के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से वो अपने जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड चीज़ों को मतलब कि पुट करती है। और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो सर ने आपको बताया कि एप्लीकेशन सबमिट होती है, कई सारी इसके अंदर एक बात कही गई है, जैसे आपने भी कहा कि एजेंसीज जो हैं उनको पावर्स दी गई है। कितना अहम हो जाता है एजेंसीज को पावर देना, खासतौर से ऐसे मामलात में जब मामला संगीन हो और देश की हमारी सालमियत के लिए, देश की खुद मुख्तारी के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए। बिल्कुल। यूएपीए में एक चैलेंज जो देखने को मिलता है वो क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही केस कर रही है और गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ आ रहा है। इनफैक्ट एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि यूएपीए के ऊपर सवाल पैदा करता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग होके ही ये रिव्यू कमेटी का संगठन किया जाता है कि इसकी जो रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से तैयार की जाएगी, इंडिपेंडेंट तरीके से तैयार की जाएगी, और जो रिपोर्ट सबमिट होगी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन में आप अपील मूव कर दो हाई कोर्ट। लेकिन किसी भी इस तरह के मामले में जब देश के ऊपर कोई खतरा हो तो उसके मामले के अंदर सबसे पहले सरकार को ही सामने आना होता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलात के अंदर सरकार का दखल जो है वो अहम हो जाता है, लाजमी हो जाता है? बिल्कुल दखल देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जो कि एंटी टेरर लॉ के नाम से है। इसका शेड्यूल 1 जो 33 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो हमास से लेके आपके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, इनके ऊपर काम करना इतना आसान नहीं होता है। और प्लस ये भारत की एकता, अखंडता, सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है। और इन सब की जिम्मेदारी अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के को मतलब कि उसकी 3 लिस्ट को लेके, या तो वो यूनियन के पास है, स्टेट के पास है, या फिर किसी ना किसी तरीके से इनको विभाजित किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे तो प्रमुख रोल आ जाता है, प्रमुख एक तरीके का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि गवर्नमेंट को ही अदा करनी है। इसलिए इसके अंदर ज्यादातर बिल्कुल इख्तियार जो है वो सरकार के पास सरकार के थ्रू है। इनफैक्ट शेड्यूल 1 में पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एनआईए बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएगी। शेड्यूल 2 में आपके कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे ट्रीटीज हमारे बाहर के मुल्कों के साथ साइंड है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी।
उसके बाद स्केड्यूल 3 और 4 अगेन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑफेंसेस होते हैं। जैसे हमारा बीएनएस में सेक्शन, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 113 को ऐड किया गया है जो टेररिस्ट एक्ट को डील करता है, लेकिन वहां पे भी फाइनल कॉल जो है इट हैज टू बी टेकन बाय द डीएसपी। अगर डीएसपी कहते हैं स्टेट पुलिस इसके ऊपर काम कर सकती है, चाहे वो आपका फंडिंग का ऑफेंस है, रिक्रूटमेंट का है, या फिर आपका पूरा टेररिस्ट एक्ट है, तो यहाँ पे अगर स्टेट पुलिस काम कर सकती है तो स्टेट पुलिस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। लेकिन जहां पे ये मैटर सिर्फ और सिर्फ मत की भारत की एकता अखंडता को लेकर है, शेड्यूल 1 का है, तो डेफिनेटली ये मैटर 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अपने आप ही मैटर ले लेती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इस मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुपुर्द कर देती है, तो सीधा एनआईए यहाँ पे फ्रंट लोड पे काम करने को आ जाता है। यानी सीधा रोल सरकार का और सरकारी एजेंसीज का जाता है, क्योंकि जब मामला देश की सलामती का हो और ख़तरे का हो तो इस तरह के कानून ज़रूरी हो जाते हैं और उनका जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस पेशकश में हमारे दोनों ख़ास मेहमानों ने इस पर रोशनी डाली, उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके अलावा जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सवालों से आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजा। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।